नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी महफिल में पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में एक नई पुस्तक के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पुस्तक लाई हूँ काव्य। इसका नाम है 30 पार की नदियां और इसकी रचिता हैं सत्या शर्मा कीर्ति। आप देख सकते हैं। तो मैं आज समीक्षा करूंगी 30 पार की नदियां। इस पुस्तक के बारे में बता देती हूँ। पेपर बैक में है, 2020 में आई है, बोधि प्रकाशन से आई है और मूल्य 150 रुपए मात्र और पृष्ठ है 156। तो इस पुस्तक, पहले मैं कवित्री के बारे में बता देती हूँ। सत्या जी विधि स्नातक है, स्नातकोत्तर है समाजशास्त्र में, यानी LLB MA सोशियोलॉजी। और इनकी विधाएं हैं कविता, कहानी, लघु कथा, हाइकू, लेख। 50 से अधिक साझा संग्रह प्रकाशित हुए, लेकिन ये इनकी पहली एकल पुस्तक है, यानी पहलोटी की संतान है ये। इन्हें 20 वर्ष की उम्र में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। सेल्समैन एक कविता है इसके अंदर है वो, उसके लिए इन्हें कलमकार पुरस्कार 2019 मिला है। झारखंड एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। हिंदी प्रचारिणी सभा कनाडा द्वारा हाइकू प्रतियोगिता में इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और तिलका माझी राष्ट्रीय सम्मान मिला है इन्हें। ये रांची झारखंड की निवासी हैं। अब मैं काव्य के बारे में बात करती हूँ। फ्लैप पर नरेंद्र पुंडरी कवि हैं। केदार स्मृति न्यास बांदा जो हैं उन्होंने लिखा है फ्लैप पर, और लिखा है डॉक्टर नीलोत्पल रमेश जी ने। और इन्होंने इस पुस्तक को समर्पित किया सत्या जी ने माँ सरस्वती को, और साथ ही दोनों कुलों के माता पिता, यानी माता पिता और सास ससुर को, श्रीमती उर्मिला शर्मा, नरेंद्र कुमार शर्मा और श्रीमती माधुरी शर्मा, श्री चंद्र मोहन शर्मा जी को इन्होंने समर्पित किया है। अब कविताओं के बारे में बात करती हूँ तो ये 7 स्तंभों में इन्हें बांटा इन्होंने। कुल 57 कविताएं इसमें शामिल हैं। अब मैं स्तंभों के नाम बता देती हूँ आपको। मायके की चौखट, स्त्रियां गढ़ती हैं खाली पलों में भविष्य के सुनहरे सपने, बुद्ध हो जाना कहाँ सरल, तुम्हारे मन के किवाड़ पर दस्तक होती होगी ना। एक और है जन्म लेना कविता का युगों के गुजर जाने सा होता है। और छठा है अब रातें भी पूछती हैं नींद बेचनी तो नहीं। और सातवां है एक बार फिर आई थी गोरैया। जी हाँ, आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह की कविताएं इसमें शामिल हैं। इन शीर्षकों से पता चल जाता, लेकिन मेरी ये राय है कि ये जो शीर्षक हैं ये लंबे हैं काफी, तो थोड़े संक्षिप्त होते तो ज्यादा अच्छा होता। अब मैं मायके की चौखट, इस स्तंभ के अंतर्गत इनकी जो कविताएं हैं इसमें बचपन की स्मृतियां हैं, भाई है, पिता है, माँ है, स्त्रियां गढ़ती हैं। इस स्तंभ में उन्होंने स्त्री होने का अर्थ क्या है उसके बारे में कविताएं रची हैं। उनकी दुनिया में तीज त्योहार है, कर्तव्य है, संघर्ष है, खुशियां हैं, छोटे छोटे सुख दुख हैं। बुद्ध हो जाना कहाँ सरल है, इस स्तंभ में संसार के प्रति भी तृष्णा की भावना जगाती कविताएं हैं। माया मोह से न निकल पाने की छटपटाहट है, विवशता है, जद्दोजहद है, परिवेश और संस्कार की बातें हैं। एक और स्तंभ है तुम्हारे मन के किवाड़, इसमें प्रेम है, बिछोह है, दाम्पत्य सुख है। जन्म लेना कविता का इस स्तंभ के अंतर्गत स्वयं की खोज है। अब रातें भी पूछती हैं, इसमें मजदूर की व्यथा है, सेल्समैन का संघर्ष है, भ्रूण का क्रंदन है, किन्नर विमर्श है, रेप पीड़िता पुत्री के पिता का दर्द है इन कविताओं में। और सातवां और अंतिम स्तंभ में एक बार फिर आई थी गोरैया। इनमें जो कविताएं हैं उन वे घूमती हैं पेड़, चिड़िया, पर्यावरण, नदियां, उदासी, खेत, गोरैया के घोंसले में लौटने की चाहत, इन सभी विमर्श हैं इसके अंदर इस स्तंभ में। अब मैं कविताओं के बारे में बताती हूँ कि इन कविताओं में श्रृंगार और करुण रस प्रवाहित होता है। व्यंजनों और लक्षणा शब्द शक्ति का बहुत अच्छा प्रयोग किया है इन्होंने। रूपकों और प्रतीकों का बढ़िया प्रयोग है। पुस्तक के नाम में भी आप देख रहे हैं नदियां जो है स्त्रियों का प्रतीक है, इन्होंने इसे प्रयोग किया है। परिपक्व कविताएं लगी, मुझे नहीं लगा कि इनकी पहली कविता संग्रह है ये। परिपक्व है, इन्हें अनुभव है, सुलझी हुई हैं, समाज के कई वर्गों का, कई रूपों का प्रतिबिंब है इसमें।
स्त्री का निजी कक्ष है, जिसमें समाज के इसमें समाज स्त्रियों से कैसा व्यवहार करता है या स्त्रियां क्या चाहती हैं समाज से, ये सब इन कविताओं में है। अच्छा, कुछ देशज शब्द भी इन्होंने बड़े अच्छे प्रयोग किए हैं, ठेकुआ और एक है पेड़किया। कुल मिलाकर मुझे स्त्री अपनी दृष्टि से, मुझे ऐसा लगा कि स्त्री समाज को किस दृष्टि से देखती है, वो उन्होंने, कवित्री ने अपनी कलम से लिखा है, इसमें इसे काव्य में ढाला है। तो दोस्तों, मैंने बहुत कुछ बता दिया इस पुस्तक के बारे में। जब आप पढ़ेंगे आपको अच्छी लगेगी, महिलाएं इसको ज्यादा पसंद करेंगी, क्योंकि स्त्री विमर्श काफी ज्यादा है इसके अंदर। और अब मैं आपको पहली कविता पढ़ देती हूँ, आप समझ जाएंगे। बहुत सुंदर कविता है इनकी। भाई तेरा घर। अब जब मैं नहीं रहती तेरे घर आंगन, फिर भी बहुत याद आता है मुझे तेरा वो घर आंगन। वो की छांव, वो कुआं का झूला, जाने कितनी अठन्नी चवन्नियां जिन्हें हम सब ने था रौपा। हाँ भाई, अक्सर अकेले में बहुत पुकारता है मुझे तेरा वो घर आंगन। वो बेल पत्र की डाली, वो उड़हुल की लाली, वो बड़ों का प्यार, वो तेरी तकरार, वो माँ का मुझे मनाना, वो तेरा रूठ जाना, पर पापा का ये कहना, ये एक दिन तो चली जाएगी। हाँ देख, चली तो आई, पर बहुत याद आता है भाई मुझे तेरा वो घर आंगन। देखो ना, आज माँ पापा सब तेरे ही साथ हैं, वो ड्योडी, वो चौखट, सब तेरे ही पास हैं। मैं छोड़ आई सबको, नई दुनिया बसाने चली, नए नए रिश्तों को अपना बनाने चली। इस घर के कोने खिड़की पर अब मेरा भी नाम है, पर भाई आज भी बहुत याद आता है मुझे तेरा वो घर आंगन। राखी के दिन तेरा देर तक सोना, जगाने पर भी चादर फिर से ओढ़ लेना, चढ़ाना मुझे उपहार छुपा देना। सुनो कि नींद अब आती नहीं, उपहार भी सुहाते नहीं, खतों में भेजती हूँ राखी, पर राखी की कलाई पास आती नहीं। हाँ भाई, ऐसे में बहुत याद आता है मुझे तेरा वो घर आंगन। अब जब उम्र ढलने लगी है, मन के भाव भी थकने लगे हैं, कई रिश्ते छूटने लगे हैं, संबंधों की डोर टूटने लगी है, अंतिम क्षणों की आहट आकर डराने लगी है, तब सोचती हूँ बार बार, लौटती हूँ तेरे द्वार, देखती हूँ पलट कर, चाहती हूँ यह कहना कि मुझे बहुत याद आता है बचपन का ये मेरा व तेरा घर आंगन। भाई बहन का प्यार अटूट है और स्त्री मायके से सदा सदा के लिए जुड़ी रहती है। और अब मैं बात करती हूँ इनकी शीर्षक कविता के बारे में, 30 पार की नदियां। उसके अंदर भी बहने लगी है इन दिनों वो नदी, जो अक्सर 30 पार होती लड़कियों में बहने लगती है। डरती, घबराती, भयभीत सी, गतिहीन होती नदी की धाराएं भी अब होने लगी हैं मध्यम। वो बहती है बहुत संभल कर, ढूंढने लगती है उन किनारों को जो उसकी गतिशीलता को स्थिरता में बदल दें। अब तो नहीं करती अटखेलियां, लेती नहीं हिचकोले, नहीं रखती मनमोहक तरंगों की चाह। उसकी आतुर धाराएं ताकती हैं किनारों को और एक उम्मीद से, हाँ, उसके अंदर की नदी स्थिर होना चाहती है, किसी मजबूत बांध संग बंध जाना चाहती है। वह चाहती है कोई मोड़ ले अपनी ओर, उसकी धाराओं को रोक दे, बंद मजबूत चट्टान उसके वेग को। अपने जीवन के समुद्र में विलीन हो जाने से पहले वो करती है इंतजार उस अनाम तट का, जहां 30 पार होती लड़कियों के लिए होता है संगम का मोक्ष द्वार। आपने सुनी ये कविता, और एक लड़की की क्या इच्छाएं होती हैं ये भी आपने सुना होगा। और अब मैं पढ़ती हूँ इस संग्रह की आखिरी कविता है, बहुत सुंदर है ये भी। गोरैया तुम फिर आना। हम सबकी आवाज है ये। जब जा रही थी गोरैया अंतिम बार मेरे आंगन से, पलट कर देखा था मुझे अपनी उदास डबडबाई आंखों से। वो ढूंढ रही थी आंगन में अपना फुदकना, कटी नीम की डालों के बीच अपनी अटखेलियां, छत पर बिखरे ईंट पत्थरों में अपना चहचहाना, घर से अपार्टमेंट बनने के बीच। कई बार आती रही गोरैया, कई बार आती रही गोरैया, खोजती रही तुलसी चौरे को, चावल के बिखरे टुकड़ों को, पानी के कटोरे को।
मजदूरों के पैरों तले गारे मिट्टी के नीचे रोंदे जाते देखती रही अपने आशियाने को। हाँ, एक बार फिर आई थी गोरैया देखने आसमान छूते विशाल से अपार्टमेंट को, पर नहीं दिखा उसमें उसे उसके हिस्से का आकाश, नहीं दिखी उसकी पहचान और डर गई गोरैया। फिर कभी नहीं आई बिना आसमान और आंगन के पिंजरे में मुझसे मिलने वो नन्ही सी गोरैया। फिर कभी नहीं आई दोस्तों, फिर कभी नहीं आई। तो आपने सुनी समीक्षा और इनकी रचनाएं, तो आपको कैसी लगी मुझे बताना ना भूलें। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो फिर विदा लेती हूँ मैं, फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। धन्यवाद।